इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स पेपर थर्ड में कल हमने कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्टडी किया था और उसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स का हम इस चैप्टर में जगह जगह उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फ्री स्पेस में वह है सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन जीरो के तुल्य होती है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रक्रिया होने पर पी का जो मान आता है वह सिग्मा पी के बराबर होता है और इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पोलराइजेशन केस में माइनस पी बाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट के तुल्य लिखते हैं। चूँकि पोलराइजेशन पी का मान सिग्मा पी के बराबर है इसलिए ई पी का मान माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। तीसरा रिजल्ट जो हमने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए बात की थी वह थी वेक्टर पी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, और ध्यान रहे जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वह दिखाया गया है वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का जो मान है वह कल हमने 1 प्लस काई के इक्वल लिखा था और यहाँ पर एप्सिलॉन आर को जो डिफाइन किया गया था वह एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू ई जीरो बाई ई। इसमें जो रिजल्ट है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये कल आपको बताया गया था। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट हमको सिद्ध करने के लिए मिलता है। आज हम जो आर्टिकल ले रहे हैं वह आर्टिकल है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गाउस लॉ। आप देखिएगा, मान लीजिएगा हमने किसी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम की कल्पना की है। होमोजीनियस हम बता चुके हैं, आइसोट्रोपिक आपको बताया जा चुका है। ऐसा माध्यम जिसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र के जो गुण हैं सभी दिशाओं में समान होंगे, यानी दिशा पर इसके गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं, तब ये आइसोट्रोपिक कहलाता है। यदि अलग अलग दिशा में गुणधर्म अलग होने लगे तो हम ऐसे माध्यम को आइसोट्रोपिक के स्थान पर एन आइसोट्रोपिक कहेंगे। मान लीजिएगा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम है और ऐसे मीडियम में हमने प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश के कारण जो बिंदुवत आवेश इसमें रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की प्रक्रिया होने के कारण जो ऋण आवेश का वितरण केंद्र है वह बिंदुवत आवेश के कारण विस्थापित हो जाता है और धन आवेश का वितरण केंद्र बिंदुवत आवेश से विस्थापित होकर के थोड़ा दूर चला जाता है। हमने चित्र में दिखाया है किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं वो सभी पोलराइज हो गए हैं और जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुए हैं वो बेसिकली रेडियल पोलराइज हुए हैं, यानी त्रिज्य दिशा में पोलराइज हो गए हैं। लेकिन इस सब में भी माध्यम चाहे बदल गया है, लेकिन माध्यम की उपस्थिति के इसके बावजूद भी विद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही कैपिटल ई, पी और कैपिटल डी यानी इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन, तीनों जो पैरामीटर्स हैं तीनों एक ही दिशा में बने रहते हैं। अब हमने इस जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ है इसमें एक गोले की कल्पना की है और हमने आर त्रिज्या का एक गोला बनाया है जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर जो मीडियम के अंदर जो सरफेस डेंसिटी है वह सिग्मा पी से बताई गई है, इसलिए जो पी का मान होगा वह माइनस सिग्मा पी होगा। हम जानते हैं कि कुल जो ऋण आवेश का मान होना चाहिए वह मान 4 पाई आर स्क्वायर पी होना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का सरफेस एरिया है। अतः
हम कूलम के नियम के अनुसार अब विद्युत क्षेत्र की समीकरण को लिख सकते हैं। जब हम विद्युत क्षेत्र की समीकरण को लिखेंगे तो यह समीकरण हो गई है E इजिकल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू का मान हम यहाँ लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू का मान है स्मॉल क्यू माइनस 4πr स्क्वायर पी। ये जो अंतर आया है यह अंतर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फील्ड और चार्ज के मान को रिड्यूस कर देता है। अब ये जो टर्म है राइट साइड में, इसको हमने सिंप्लीफाइड किया है, तो राइट साइड हो गई है q माइनस 4πr स्क्वायर पी बाई 4πε0 r स्क्वायर, और हमने इसको इक्वेशन 1 से मार्क कर दिया है। कल के आर्टिकल में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के केस में हमने रिलेशन दिया था और ससेप्टिबिलिटी को हमने समझाया था, और हमने आपको ये बतलाया था कि इसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा वह P इजिकल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई E मिलेगा। अगर मीडियम आइसोट्रोपिक है तब काई का मान एक स्केलर होगा, और यदि मीडियम एन आइसोट्रोपिक बन जाएगा तो यह जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मिली है यह एक टेंसर बन जाएगा। तो इस रिलेशन में चूंकि हमने आइसोट्रोपिक मीडियम लिया है, काई एक स्केलर है, तो इस समीकरण में हम कैपिटल E का मान लिख सकते हैं। कैपिटल E का मान हमने समीकरण 1 से लिख दिया है, और इस मान को लिखने के पश्चात, इस मान का उपयोग करने के पश्चात पोलराइजेशन की जो समीकरण मिल रही है वह समीकरण मिल रही है इस प्रकार से। वेक्टर P इजिकल्स टू काई क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर माइनस काई P की टर्म को एक साथ अरेंज कर लिए हैं, तो उससे हमें टर्म मिल गई है 1 प्लस काई इज मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल्स टू काई क्यू बाई 4πr स्क्वायर। Therefore, expression for polarization, that is P is equals to chi q upon 4πr square 1 plus chi। परिणाम स्वरूप केंद्र पर जो कुल प्रभावी आवेश होगा उसका जो मान होगा कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q माइनस 4πr स्क्वायर P का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। P का मान हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है और इस टर्म को सिंप्लीफाइड किया है, सरल किया है। तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस काई, इसको सिंप्लीफाइड किया, 1 प्लस काई एलसीएम ले लिया, तो हमें कुल प्रभावी जो आवेश का मान मिला है वह कुल प्रभावी आवेश का मान हो गया है Q अपॉन 1 प्लस काई। और कल एक रिजल्ट ड्राइव किया गया था, उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि 1 प्लस काई जो होगा वो एप्सिलॉन आर के तुल्य होगा। अतः इस रिजल्ट का प्रयोग किया जाए, तो इस रिजल्ट का प्रयोग करने पर कुल आवेश का जो मान आ गया है वह Q अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया है। ध्यान दें, इस केस में जो आवेश के मान में परिवर्तन हो रहा है वह आवेश के मान में जो परिवर्तन है वह परावैद्युत माध्यम के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न परीक्षा में हमें मिला है कि इस माध्यम के प्रभाव के कारण केंद्र पर जो बिंदुवत आवेश है उसकी जो मात्रा है वह Q के बजाय Q अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाती है। अर्थात डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो आपने आइसोट्रोपिक फॉर्म में लिया है, जब आप इस माध्यम को रखते हैं तो प्रभावी जो आवेश है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, और प्रभावी आवेश जो मिलता है वह Q से घट करके Q बाई एप्सिलॉन आर हो जाता है। यह एक क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई बार मिला है। अतः हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा परीक्षा में कि जो प्रभावी आवेश हुआ है कैपिटल Q, उसका जो मान है वह 1 अपॉन Q बाई एप्सिलॉन आर हो गया है। अब इस केस में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। कैपिटल Q का मान निकाला जा चुका है, कैपिटल Q का मान रख दीजिएगा Q बाई एप्सिलॉन आर। Q बाई एप्सिलॉन आर रखा गया, तब हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है वह Q बाई 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जब हम किसी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम में यदि कोई चार्ज रखते हैं तो उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लिया है। अब हम इन्हीं समीकरणों का प्रयोग करते हुए गॉस के नियम को भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पथ से कुल निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान 4πk³ होता है, अथवा जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसका मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने गणितीय रूप में इस समीकरण को इस प्रकार से लिख लिया है, एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रल E0 ds इज इक्वल्स टू क्यू। चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के लिए, इसलिए यह मान हो गया एप्सिलॉन नॉट E0 इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू क्यू। इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू ए टोटल एरिया हो गया, और इस प्रकार से हमें E0 का मान मिल गया है, वह मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया है। हम जानते हैं परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मान में कमी हो जाती है। मान लीजिएगा जो नया आवेश बना है वह Q डैश है, तब उस केस में जो गॉस का नियम होगा वह किस प्रकार से हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E ds इज इक्वल्स टू Q माइनस Q डैश, और एप्सिलॉन नॉट EA इज इक्वल्स टू Q माइनस Q डैश। E का मान निकाला गया, E का मान के लिए जो समीकरण आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस ऑफ Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट A। हम जो समीकरण हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे E इज इक्वल्स टू E0 बाई एप्सिलॉन R, और इस समीकरण में E0 का मान जो ऊपर एक 4 से निकाला गया है रख दें, तो E का मान हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन R। इस समीकरण का आप उपयोग करें, E का मान सब्स्टिट्यूट करें, तो जो समीकरण 5 है उस समीकरण के 5 में लेफ्ट हैंड साइड में E का मान रख दीजिएगा, तो हमें समीकरण प्राप्त होगी Q डैश इज इक्वल्स टू Q विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये आपने Q डैश का मान निकाल लिया है। अतः जो गॉस का नियम है उस गॉस के नियम में Q डैश का मान सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जो मूलतः हमने गॉस का नियम लिखा था वह था एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल E ds इज इक्वल्स टू Q माइनस Q डैश। इस समीकरण में Q डैश का मान सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। जब आप इस समीकरण में Q डैश का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, वह रिजल्ट होगा एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल E ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 E के बराबर एप्सिलॉन के बराबर है। अतः रिजल्ट हो गया, इक्वेशन हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल E ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। अब देखिए हम जानते हैं D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, इसलिए E का मान निकाल सकते हैं, और हमने चार्ज को इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दिया है। चार्ज डेंसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो बी एक्सप्रेस टोटल इफेक्टिव चार्ज Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। इन दोनों रिजल्ट्स का इस समीकरण 6 में यूज करें, तो यूज करने पर हमें दोनों जो समीकरण 6 है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, और मॉडिफाइड होकर के वह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी, सरफेस इंटीग्रल E डॉस ds इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। अब हम गॉस के नियम से इस समीकरण को डिफाइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, और फिर हम इन दोनों समीकरण की तुलना करके रिजल्ट लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस D इज इक्वल्स टू रो ऑफ फ्री। यह गॉस के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है, और जो ये फॉर्म आपको प्राप्त हुई है, हम इस फॉर्म को मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। इस रिजल्ट से ये तय हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो उत्पत्ति होनी है वह केवल फ्री चार्ज के द्वारा ही होगी। धन्यवाद।